वंदे मातरम। अब फ्रीडमैन सैवेज के बाद हम देखेंगे मार्कोविट्ज़ परिकल्पना। चूँकि हम जानते हैं कि इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था बर्नौली परिकल्पना, आप देखें न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न उपयोगिता सूचकांक और फिर फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना, ये तीनों बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दैट ये तीनों निरपेक्ष आय के स्तर पे निर्भर होते हैं। निरपेक्ष आय का स्तर क्या होता है सबसे पहले चर्चा करेंगे, देन हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो बर्नौली परिकल्पना में हम जानते हैं कि ये बता रहे हैं कि मुद्रा जैसे जैसे मुद्रा बढ़ती है उसकी उपयोगिता घटती जाती है। दैट इज आप ये समझ रहे हैं। दूसरा नंबर अगर देखें, और बोल्ड कलर चाहिए, दूसरा नंबर अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, दूसरे नंबर में आते हैं वो फ्रीडमैन सैवेज कहते हैं कि नहीं, मुद्रा की जो उपयोगिता होती है वो विभिन्न आय के स्तर पर अलग अलग होती है। अब यहाँ पे जो अब तक आपने देखा था बर्नौली, फिर न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न और बर्नौली, बस दोनों एक ही है, बस हमको अलग अलग दिखाई देता है। और फिर उसके अलावा फ्रीडमैन सैवेज, तो फ्रीडमैन से ये सब निरपेक्ष आय की बात करते हैं। निरपेक्ष आय की मतलब एक निश्चित समय के एक निश्चित समय की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना आज रुपया है, इस समय अभी कितना रुपया है, और अभी अगर बढ़ोतरी हो, अर्थात वही उसी पैसे में अगर वृद्धि होती जाए तो क्या होगा, मतलब बस केवल एक साइकिल बताते हैं। लेकिन इन्होंने जैसे एग्जांपल दैट, अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, ठीक है, और 50 रुपया, 100 रुपया, 10 लाख, मतलब कि लाख रुपया, 10 लाख, 20 लाख ऐसे बढ़ रहा है, दैट इज निरपेक्ष आय का स्तर। क्योंकि ये एक दृष्टिकोण है, आप एक, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये होता है कि ये बढ़ता गया। दूसरा दृष्टिकोण की अगर आप तुलना करें कि अगर मान लीजिए वही पैसा फिर घट रहा है तब क्या होगा, दूसरे साइड की अगर पैसा फिर घट रहा है, तो अगर तुलना करते हैं कि एक तरफ तो बढ़ रहा है और दूसरी बात की घट रहा है, तो जब अर्थात जब दोनों की हम एक साथ तुलना करेंगे इसे, तो जब एक समय में ये निरपेक्ष आय का स्तर है। एक अगर किसी एक दृष्टिकोण को देख रहे हैं कि केवल पैसा आपके पास 50 रुपया और बढ़ के धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और वही पैसा बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो इट डैट मीन्स कि आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ उसी को निरपेक्ष आय, एब्सोल्यूट इनकम बोलते हैं, उसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं, निरपेक्ष आय का स्तर लिखे। और एक चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है सापेक्ष आय का स्तर। सापेक्ष आय का मतलब कि अगर मान लीजिए दो तरह से तुलना हम करते हैं, जैसे दो चीज़ों की अगर हम तुलना करें, दैट इज सापेक्षिक, उसी को हम रिलेटिव बोलते हैं, सापेक्ष आय का स्तर। एग्जाम्पल दैट कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया हो गया एक समय में, आपके हुआ एक समय मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि वही पैसा आपके पास बढ़ रहा है, एक ही पैसा क्या हो रहा है, एक ही पैसे में आपका ऐड होता जा रहा है सारी चीज़ें, एक दृष्टिकोण है। लेकिन अगर दूसरा तुलना ये करें कि एक साल तक हमने पैसा इतना जुटाया, जैसे 1 लाख रुपया जुटाया कि 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया हुआ, और दूसरी बार ये करें कि 10 साल बाद अगर फिर आपके पास पैसा हो, फिर आपने 10 लाख जुटाया, तो अगर आप दोनों की तुलना करेंगे दैट इज, तब वहाँ पे रिलेटिव की बात करेंगे, वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन उसका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सापेक्षिक स्तर हो गया कि आपके पास कितना पैसा है और बढ़ रहा है, घट रहा है, या आप बोल सकते थे कि बैठ रहा है, एक टाइम पीरियड में वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर करें कि अगर वही पैसा मान लीजिए अब दूसरी पीरियड की बात करें कि अब वो पैसा घट रहा है, या फिर अगर हम 10 साल बाद की तुलना करें कि 10 साल बाद वो पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा, तो वो क्या हो, रिलेटिव की मतलब कि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। हाँ, अगर इसके बाद अगर आपको समझ में ना आए जितना हम समझा रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम बता रहे हैं। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ साफ बताएं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपया आया, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो सारी पैसा, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट इनकम आपका बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी तक तो ये बढ़ा, लेकिन अब वो पैसा धीरे धीरे, अब हम मतलब कि अब हम बात ये करें कि 10 साल पहले हमारा पैसा घट रहा था, 10 साल पहले हमारा घट रहा था, या जो भी कहें एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा क्या हो रहा था, घट रहा था या बढ़ रहा था। तो जब दोनों की तुलना करेंगे ना, तो वहाँ पे रिलेटिव इनकम की बात करेंगे, तो सापेक्षिक कीमत की बात करेंगे। समझ में आ गया? तुलनात्मक, रिलेटिव का मतलब तुलना करना, एक समय में ए था, दूसरे समय में ए है, दैट इज़ तुलना। एक समय में आपकी आय घट रही है, ठीक है, दूसरे समय आपकी आय बढ़ रही है। एक एग्जाम्पल दैट कि एक समय में आपके पास कुछ पैसा था, अब वो आपके एक समय में आपके पास पैसा इनकम बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम दूसरे समय की बात करें, चाहे किसी दिन की बात करें, दूसरे समय की बात करें, और दूसरे समय में मान लीजिए आपके पैसा घट रहा है, और अगर दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसी को रिलेटिव इनकम की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यही कंसेप्ट है रिलेटिव इनकम का। अब इन्होंने कहा था, देखिए इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने रिलेटिव इनकम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुद्रा में अल्प वृद्धि होती है, अगर मुद्रा में अल्प वृद्धि होती है
तो क्या होता है, तब उसकी उपयोगिता बढ़ती है। मुद्रा में जब अल्प वृद्धि हो रही है ना तो उसकी उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा जब वृद्धि होती है ना तो क्या हो रहा है, तो उसकी उपयोगिता घटती है। और ठीक इसी तरह रिलेटिव क्यों कहते हैं, अभी तक तो एक समय की बात हो रही है, अब दूसरे समय की बात, कि अगर किसी मुद्रा की अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा और थोड़ी सी घटती है तो उसकी उपयोगिता तो बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा अगर घटेगी उसकी उपयोगिता क्या होगी, कम हो जाएगी। बस इसीलिए हम इसे रिलेटिव इनकम की बात करेंगे। इसमें 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट कितने हैं, तो यू हैव टू अंडर नोट। एक कैसे हैं, देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4, तो 4 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और उसमें क्या था उस वाले में, जैसे कि फ्रीडमैन सैवेज में एक यहाँ पे था गिर रहा था, एक यहाँ पे था, तो यही 2 थे, मतलब कि केवल 2 थे। और यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन पॉइंट। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन पॉइंट दिया है, नति परिवर्तन बिंदु। अब चलिए मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता, आप इस y स्तर पे आप क्या देख सकते हैं, मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता कितनी है, फिर मौद्रिक आय आपके पास कितना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। अब बस उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया है, और इसीलिए इन्होंने कहा है कि मतलब कि हमने अभी बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी आय बढ़ती है उसकी उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन जब ज़्यादा कम होती है, लेकिन ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता घटती है। अगर किसी व्यक्ति के पास, और दूसरे समय में अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी मुद्रा थोड़ी सी घटती है तो उपयोगिता उसकी बढ़ती है, अर्थात हानि ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 समय की बात किया है, इसीलिए हम इसे रिलेटिव इनकम की बात कहेंगे। चलिए अब इन्होंने कहा था इसीलिए जो व्यक्ति होता है ना, जो उपभोक्ता होता है, अर्थात रेशनल उपभोक्ता की बात किया जाता है यहाँ, वो छोटी लॉटरी में छोटी बाजी जीतने का प्रयास करता है। अर्थात जहाँ 10 रुपया 20 रुपया खर्चा होगा वहाँ पे वो बाजी लगाएगा, ज़्यादा पैसे के लिए बाजी नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि अगर छोटे पैसे में अगर बाजी लगाएगा तो हारेगा ना, अगर हारेगा भी तो उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसकी उपयोगिता गिरती हुई होगी, अर्थात हानि ज़्यादा नहीं होगी। और जीतेगा तो क्या होगा, उसकी उपयोगिता मिलेगी, ज़्यादा रहेगी जीतेगा तो, क्योंकि थोड़ी सी जब पैसा बढ़ेगा तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब उसके पास पैसा बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में जब उसकी पैसा बढ़ रहा है ना, उस स्थिति में वो छोटा बाजी क्या करता है, लगाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा बाजी नहीं लगाता। ज़्यादा बड़ा बाजी लगाएगा पैसा ज़्यादा हो जाएगा। सोचिए कैसा है कि पैसा ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। दूसरे समय में अगर व्यक्ति यहाँ पे देखिएगा, व्यक्ति छोटे, और पहली दृष्टिकोण है कि बाजी कैसे लगाता है। दूसरी बात बीमा की करेंगे, ठीक है, बीमा की, कि अगर व्यक्ति क्या करता है, छोटे लॉसेस को कम करने के लिए, अर्थात जो छोटा लॉस होता है, हानि होती है, उसको कम करने के लिए बीमा लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 10 रुपये की हानि होने वाली है, 20 रुपये की हानि होने वाली है, ध्यान से एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 10-20 रुपये, तो इतने कम की अगर हानि होने वाली है तो क्या करेगा, वो बीमा करेगा। लेकिन ज़्यादा अगर मतलब हानि होने वाली है ना, ज़्यादा हानि, तो वो नहीं कराएगा बीमा, वो उसके जगह पे रिस्क, वो लॉटरी ही खरीदेगा। 2 समय की बात कर रहे हैं, एक साथ नहीं, तो उसके जगह पे वो क्या करेगा, ज़्यादा ही रिस्क ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा अगर आपके पास रिस्क है तो क्या कर रहा है, वो बीमा करा रहा है। क्या लिखा है क्या नहीं वो बात अलग है, जो हम बता रहे हैं सुनिए, बाद में इसको पढ़िएगा। तो क्या लिखा है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा, जैसे मान लीजिए हानि होती है, अगर थोड़ी सी हानि होती है तो क्या होगी, उसकी उस हानि की उपयोगिता ज़्यादा होगी, अर्थात लॉस ज़्यादा होगा, तो उसके लिए बीमा कराता है। लेकिन अगर ज़्यादा हानि होती है ना, तो जब बहुत अधिक हानि होता है तो छोड़ देता है व्यक्ति, जाने दीजिए, क्या करेंगे। तो पता है क्या होता है, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, जब ज़्यादा हानि होने वाली होती है तो उसकी उपयोगिता कम होती है। तो व्यक्ति उससे बचने के लिए बीमा नहीं कराता है, बल्कि और जोखिम ले सकता है। एग्जाम्पल दैट कि वो लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि यही सारी चीज़ें मार्को विट्ज़ ने कहा था, और एक बार अगर आपने समझा, हम दोनों पक्षों की तरह से हम समझाएं, हम उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। आप इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी करिएगा। बढ़िया कोशिश करिए कि इसके सब्सक्राइबर बढ़े। हमने हर वीडियो में लोगों को बता रखा है कि ताकि हम सोच रहे हैं कि लाइव आए, लाइव पढ़ाया जाए, लाइव सब कुछ पढ़ा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन पहले आप इसमें सपोर्ट करें तब। देन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है जो दामोदर गुजराती जी का है। उसके अलावा आप स्टैटिक्स है। तो सबसे पहले आप इसको लाइक, हम देखिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं जो यूट्यूब पे सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अगर मिले भी तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। केवल यही है अभी, ठीक है। बस चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।